दोस्तों, आप सभी का वीनू इन्फोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम अमेरिका के उस दादागिरी की चर्चा करेंगे जिसके बूते वह भारत के सरकार को और भारत के व्यापारी वर्ग को चाबुक दिखाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप सरकार के जो ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो हैं, उन्होंने एक ओपेड लिखा है जिसमें कि उन्होंने भारत को एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज की याद दिलाई है। दोस्तों, क्या नवारो ने लंका दहन का रास्ता खोल दिया है, यानी डी डॉलराइजेशन के उस मार्ग को प्रशस्त कर दिया है जिस पर अब मोदी सरीखे नेता चलने चाहेंगे, क्योंकि उसने मोदी सरकार के उस जख्म को कुरेद दिया है। जब नवारो ने इस बात की ओर लोगों का ध्यान खींचा है कि अमेरिका के पास एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज है, यानी असीमित सुविधाएं हैं, डॉलर को प्राप्त है, तो क्या अब दुनिया का नेता के लिए इस वक्त को सोचने का समय आ गया है कि अब डॉलर का एक तरीके से दहन कर दिया जाए। संजोग ऐसा मानिए कि कई वर्षों के बाद मोदी जो है चीन से अपने रिश्ते को सुधारते हुए एससीओ समिट में शी जिनपिंग से अभी हाल ही में मिलने वाले हैं, और चूंकि चीन भी अमेरिका के इस नीति से काफ़ी त्रस्त है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई न कोई मीटिंग ग्राउंड बन जाए और ब्रिक्स के बीच के डिफरेंसेस को बांटने का प्रयास किया जाए और कोई करेंसी लाने की बात सोच ली जाए। इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले आज से 6 महीना पहले जयशंकर जी के द्वारा दिए गए उस स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की जरूरत है, और दो लकीरों के बीच जो लाइनें बोली जाती हैं उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि डिप्लोमेसी इसी आर्ट का नाम है कि कैसे आप भविष्य की रास्ता खोल करके रखते हैं। 6 महीने पहले की स्थिति कुछ और थी, जब भारत ट्रंप से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा था। उस समय में जयशंकर साहब ने क्या बोला था उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो आइए अब हम जयशंकर जी को सुनते हैं। As I said, first of all, I don't think there's any policy on our part to replace the dollar. As I said, at the end of the day, the dollar as the reserve currency is the source of international economic stability, and right now what we want in the world is more economic stability, not less. तो दोस्तों, क्या अब वास्तविकता में वो परिस्थिति बची हुई है जिसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जा रही थी, या ट्रंप ने पूरी दुनिया को इनस्टेबल कर दिया है इकोनॉमी फ्रंट पे, जहां की एक नए स्ट्रेटजी वर्कआउट करने की जरूरत है और मोदी इस दिशा में अब आगे बढ़ जाएंगे? I would also say, in all honesty, I don't think there's a unified BRICS position on this. I think BRICS members, and now that we have more members, have very diverse positions on this matter. So the suggestion or the assumption that somewhere there's a united BRICS position against the dollar, I think is not borne out by facts. ब्रिक्स देशों के बीच में जो असहमति के मुद्दे हैं उसको खत्म करके करेंसी के मैटर पे अब सारे लोग प्रयास करके एक करेंसी ले आएंगे? मुझे लगता तो ऐसा है कि यह प्रयास अब काफी तेज होगा। To me, it's kind of deterministic that if there is multipolarity has to translate itself into a currency multipolarity. It doesn't have to. If there are multiple players, it's not that India's relationship with each player is the same. There are different considerations in each relationship. For us right now, we think that the United States has really in many ways, clearly the largest economy in the world. In many ways, the almost the fulcrum or the key player in the global international architecture. Our own relationship is growing. It's very positive. We do believe today that working with the United States and strengthening the international financial system, economic system, is actually what should be the priority. So I think that both a strategic assessment as well as our sense of what is required today by the international economy will really guide our thinking on this matter. तो दोस्तों, इस बात के और जो जयशंकर ने इंगित किया है कि हमारी स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट क्या है और अंतर्राष्ट्रीय
रिक्वायरमेंट क्या है, यह हमारे प्रिंसिपल को गवर्न करेगा। यह एक डिप्लोमेटिकली रास्ते को खुला छोड़ने का तरीका है। नवारो ने किस एडवांटेज की बात की है और मोदी के पास अंत में क्या विकल्प होगा? क्या शी जिनपिंग के साथ बैठक में कुछ नया निर्णय इस मुद्दे पर ले लिया जाएगा? आपको यहाँ यह बताते चलें कि एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज अमेरिका के करेंसी डॉलर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है, उसकी ताकत का एहसास दुनिया को कराने का प्रयास होता है, क्योंकि अमेरिका को कभी भी अपने डॉलर के होने की वजह से, जो कि वहाँ की लोकल करेंसी है, पेमेंट का क्राइसिस नहीं आता है, जबकि दूसरे देशों को जब डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है तो अमेरिकी डॉलर का उनके पास होना ज़रूरी है, जिसे उसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से कन्वर्ट कर हासिल करना पड़ता है। इस वजह से उनका पेमेंट क्राइसिस हो सकता है। यानी अगर आपके पास सफिशिएंट डॉलर नहीं है तो आप दुनिया से व्यापार करने के बाद रीपेमेंट का क्राइसिस फेस कर सकते हैं, जबकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर ने इस शब्द को कॉइन किया था, जिसमें कि उनको कहा गया था कि ये एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज है। आज अमेरिका इस एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज को एक हथियार के रूप में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। क्या मोदी इसे बर्दाश्त करेंगे और क्या मोदी के पास इसका कोई विकल्प होगा जिसके द्वारा कि बिना रिपेमेंट का क्राइसिस सहे हुए दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन वो सही तरीके से कर सकें और पेमेंट का लेन देन सही तरीके से हो सके? पीटर नवारो ने इस बात को याद दिलाया है कि वॉशिंगटन के द्वारा जो ये एक चक्रव्यूह की रचना की गई है, इससे किसी भी देश के लिए बाहर निकलना सोचना तक भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है कि भारत और रसिया, जो कि ऑयल ट्रेड यूक्रेन वॉर के बाद शुरू किए थे, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की थी कि न्यू दिल्ली और मॉस्को जो है इस क्रूड ऑयल का पेमेंट रुपये में करेगा, यानी भारत के लोकल करेंसी में इसकी पेमेंट की जाएगी। और रसिया का जो इंपोर्टर है वह जब चाय या कोई दूसरे सामान भारत से मंगाएगा तो वो वहाँ की लोकल करेंसी यानी रूबल में पे करेगा। यह एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था जो कि रसिया के द्वारा स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जो अभी है, जिसके द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड की फाइनेंसिंग की जाती है, उसके अल्टरनेट के रूप में इसे देखा गया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ठीक उसके उलट कि बाद में जाकर के जब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखा गया तो इसे एक फिजिबल प्रपोजिशन नहीं माना गया और स्विफ्ट को बाईपास करने से सिर्फ रसिया को फ़ायदा होता हुआ दिखा, जबकि भारत को इसका कोई लाभ नहीं मिला और रूपी ऑयल ट्रेड आगे चल करके एक वर्केबल प्रपोजिशन नहीं बन पाया और रसियन एक्सपोर्टर जो है उन्होंने उतने सारे नॉन कन्वर्टेबल करेंसी, यानी रुपया चूंकि नॉन कन्वर्टेबल करेंसी है, डॉलर जो है वो कन्वर्टेबल करेंसी है, तो इस वजह से इंडियन बैंक अकाउंट में वह पैसे उनके पड़े रहते थे और उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने इस पैसे को आगे चल करके अस्वीकार करना शुरू कर दिया और यहाँ के इंपोर्टर को हार थक करके डॉलर का, जिसके की एक सब्सिडरी करेंसी भी है जो कि दिहरम कहलाता है, जो अरेबियन करेंसी है जिसको कि डॉलर से कन्वर्ट की जा सकती है, उस दिहरम के द्वारा पेमेंट करने की व्यवस्था की गई। अंत में यह सिस्टम वर्कआउट नहीं हो पाया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीटर नवारो ने भारत को याद दिलाया है कि अगर आप कोई भी प्रयास डॉलर को बदलने की कोशिश करते हैं या कोई अल्टरनेट करेंसी आप ले करके आते हैं तो आज के जो नियम कानून हैं उस कानून में वह नॉन कन्वर्टेबल करेंसी है और वह डॉलर का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए आपको हार करके या थक करके अमेरिका के ऊपर निर्भर होना ही पड़ेगा। तो क्या दुनिया की सारी जो देशें हैं वह कभी अमेरिका के द्वारा बुना गया इस चक्रव्यूह से वापस नहीं निकल पाएगा, या यह वक्त ही सही वक्त आ चुका है जबकि डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर की शक्ति को कम करने का एक सिंसियर प्रयास करने की ज़रूरत है?
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिक जो है वह किसी भी वक्त अपनी करेंसी लॉन्च कर सकता है और ब्रिक लगभग दुनिया के 60% ट्रेड को कंट्रोल करेगा आगे चल करके। तो अगर इसकी करेंसी खुद की कन्वर्टेबल करेंसी बन जाती है और इसमें ट्रेड शुरू हो जाता है तो डॉलर का वह सामरिक महत्व नहीं रह जाएगा जो आज के दिन में है। अमेरिका इसी बात को लेकर के चिंतित है कि ये सारी कंट्री डी डॉलराइजेशन को पुश करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और अगर ऐसा हो गया तो उनके लिए भी पेमेंट की एक ऐसी सिस्टम बन जाएगी कि उनको डॉलर में नहीं पे करके ब्रिक करेंसी में पे करना पड़ेगा और फिर उनको ब्रिक की करेंसी खरीदनी पड़ेगी।